बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमा अरसलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज का पहला टॉपिक आपको बताएं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम बात करने जा रहे हैं बातचीत के हवाले से, बाहमी गुफ्तगू के हवाले से ये कितनी ज़रूरी है और इसकी अहमियत क्या है। ख़ुसूसी तौर पे हम डिस्कस करेंगे कि जब हम किसी मसले को हल करने की जानिब जाते हैं, जब मसाइल का हल तलाश करना चाहते हैं, जब बहुत सारी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के सोल्यूशंस जो है निकालने के लिए कोशा होते हैं, कोशिशें करते हैं, तो ऐसे में बाहमी गुफ्तगू की इम्पोर्टेंस क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन करना, कन्वर्सेशन करना, आपस में बातचीत करना कितना ज़रूरी है और ये मसाइल का हल तलाश करने में कितनी हेल्पफुल साबित होती है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। डिस्कशन के हवाले से जी बात होगी कि ऐसी गुफ्तगू जो मसाइल का हल तलाश करने के लिए मौसर साबित हो, बाहमी गुफ्तगू हो, आपस में बातचीत हो, आपस में अपने ख़यालात को जो है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। ये जो ख़यालात का तबादला ख़याल जो हम जिसे कहते हैं, जो हम एक दूसरे के साथ मिल बैठ के शेयर करते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तो हम इन दोनों के लिए कुछ मौसर जो है वो हिकमत अमली इख्तियार करें किसी मसले को हल करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में जी बाहमी गुफ्तगू के हवाले से। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इख्तलाफ राय जन्म ले लेती है, उसको किस तरह से हमने सॉर्ट आउट करना है या उसके लिए क्या सोल्यूशंस हैं, उस पेचीदगी को कैसे हमने हल करना है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर बात करेंगे। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक। जबकि जो दूसरा टॉपिक है वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है। जब हम बातचीत करते हैं, जब हमारे जो हैं वो ख़यालात मैच नहीं करते, और जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारे यहाँ इख्तलाफ राय बहुत तेज़ी से जो है वो डेवलप हो जाती है, उसको हल करने के लिए फ़ौरी तौर पर गुस्सा भी आ जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा रिएक्शन होता है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसको संभालना मुमकिन नहीं होता। इसकी रीज़न्स भी हम ज़रूर जानेंगे कि गुस्सा क्यों आता है, फ़ौरी रद्द अमल हम क्यों देते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और फिर इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, हम किस तरह से ख़ुद को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ख़यालात को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं और रिएक्शंस को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। स्पेशली बात होगी यूथ के हवाले से। आज की यूथ को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं बहुत एग्रेशन नज़र आ रहा होता है हमें, हर कोई एग्रेसिव है, हर कोई जो है वो चाहता है सिर्फ मेरी बात सुनी जाए, जो मैं कहूँ उस पर अमल किया जाए, किसी की बात में ना सुनूँ। दूसरों की बात को सुनना, उसको अंडरस्टैंड करना और फिर उसको समझना हमारे अंदर किस तरह से डेवलप हो सकता है, इसको भी हम ज़रूर जो है वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि माशरती अमन सुकून को हमने डेवलप करना है, अमन अमान को कायम करना है और इसके लिए हमें अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना है, हमें इख्तलाफ राय का एहतराम करना है, हमें अपने गुस्से पर काबू पाना है। ये सब कैसे हो सकेगा, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या फिर आपके जहन में कोई सजेशन हो, कोई सोल्यूशन हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, तो लाइव कॉल्स के जरिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी हमें ज्वाइन करिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं सोबिया खतीब, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सोबिया, खैरियत से हैं? सोबिया के साथ आज के जो दूसरे मेहमान हैं जी रेडियो प्रेजेंटर हैं ज़ीशान नासिर, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ज़ीशान? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी खैरियत से हूँ। ज़ीशान के साथ आज के जो तीसरे मेहमान हैं जी तज्ज़ियाकार हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मेजर रिटायर्ड उस्मान राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले सोबिया से बात करेंगे। सोबिया, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है बाहमी गुफ्तगू, तबादला ख्याल करना, एक दूसरे के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करना, ये कितना ज़रूरी है, इसकी क्या अहमियत है आपकी नज़र में? थैंक यू सो मच हुमा। पहले तो चीज़ ये है कि जो गुफ्तगू का अमल है, बातचीत जिसे कहा जाता है, मैं बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हमारी तो कोर जो क्वालिटी जिसे कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स होती है, हम गुफ्तगू के थ्रू सब ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। आप तो बातों से इलाज करते हैं। हमारा सारा का सारा जो मेडिसिन हम कहते हैं वो गुफ्तगू है हमारी। जो टॉपिक है ये बेसिकली हम देखें हर लेवल पे
انسان کے ہر بدلتے حالات و خیالات کے ساتھ یہ چل رہا ہوتا ہے، اور کس طرح سے یہ انٹرفیئر کرتا ہے، کس طرح سے یہ بینیفٹ دیتا ہے، کیونکہ ہم ایکسپریس کر کے ہی چیزوں کو کیا ڈیسیژن کی طرف لے کے آ رہے ہوتے ہیں. ضروری کیوں ہے، اس سے فائدے کیا ہیں، آپ کا یہ سوال ہے. جو میوچل ڈیسیژن پارٹ جس کو کہیں یا میوچل شیئرنگ کہیں، یہ شروع ازل سے ابد تک چلتی ہوئی یہ چیز ہے، یہ چلتی رہے گی، اور سٹارٹ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ریلیشن شپ پرابلم ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ بات چیت کا عمل ضروری ہوتا ہے، اور وہ میوچلی اگر ڈسکس کر کے کسی ڈیسیژن پہ پہنچا جائے. یہ جتنے بھی اقوال ذریعہ ہم سنتے ہیں، جتنی بھی ہم ریسرچز پڑھتے ہیں، ریسرچ کے ریلیٹڈ اگر میں بات بتاؤں تو 75% جتنے بھی ڈیسیژنس ریسیو ہوتے ہیں، جن کی سکسیس ریٹ ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی انسائٹ کے تھرو ہوتے ہیں. انسائٹ کہاں سے آتی ہے؟ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے بعد. یعنی میوچلی کسی ٹاپک پہ، کسی پوائنٹ پہ ڈسکس کر کے اس کو شفل ڈاؤن کیا گیا، اس کو کھولا گیا، ڈائسیکٹ کر کے اس کے اندر سے ریزلٹس نکالے گئے. ایک پورا پروسیس ہے. آپ کسی بھی پلاننگ میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا ڈیسیژن یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پرابلم کیا ہے. پرابلم کے بعد پھر آپ سیکنڈ پہ جاتے ہیں کہ کس سے پوچھا جائے، ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں، کن لوگوں سے. یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے بڑے بزرگ کس سے بات کی جائے، مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کر لیے تو کس سے بات کی جائے جس کے تھرو ہم میوچلی ایک ڈیسیژن پہ پہنچیں. پھر اس کا بینیفٹ اس طرح سے آئے کہ ہم اس سے کہیں کہ بعد میں ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہمیں پوچھ لینا چاہیے تھا. صحیح، تاکہ کیونکہ ہم نے حل تلاش کرنا ہے. جہاں حل تلاش کرنا ہے مسائل کا، وہیں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم نے سوچی نہیں ہوتی، سمجھی نہیں ہوتی، جن پر ہم ڈسکشن کریں گے. ذیشان، آپ کیا کہیں گے بات چیت کرنا کیوں ضروری ہے، اور جب ہم مسئلے کا حل تلاش کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہم نے بات کیوں کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر کروڑوں درود، اور تمام حاضرین اور ناظرین کو ولادت بی بی فاطمہ الزہرا السلام علیہ بہت بہت مبارک. جزاک اللہ. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، بالکل حقیقت ہے کہ ہم چونکہ تھوڑا سا عدم برداشت ہے ہمارے اندر، جیسے کہ آپ انیشیل سٹیج پر بہت زیادہ ہے. اور انیشیل سٹیج پہ جیسا کہ آپ کہہ بھی رہی تھی کہ ہر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے. تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ہوا ہے کہ بات سنی نہیں گئی. وہ جان ایلیا صاحب نے کہا تھا کہ ایک ہی حادثہ تو ہے زندگی میں، یہ کہ بات کہی نہیں گئی، بات سنی نہیں گئی. تو یہ حقیقت ہے، یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہم نے بھی اس انیشیل دور میں، جب بچہ جو ہے اپنے ارتقاء کے مراحل میں ہوتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہم نے اس کو بالکل ایک آپ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا ہوتا ہے، اور ہم اس کے فیصلے لے رہے ہوتے ہیں. بینگ اے پیرنٹ، بینگ اے گائیڈ لائن ایلڈر، ہمیں اس کے ساتھ رہنا ضرور چاہیے، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہی شوڈ بی دا ون ہو ٹیک دا ڈیسیژن آف ہز لائف. سو اگر ہم انیشیل سٹیج پر یہ چیز ان کے اندر ڈالیں گے تو آئی تھنک لیٹر آن چل کے زندگی میں وہ دوسرے کی سنیں گے بھی اور اپنی بھی. بالکل ذیشان، مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک ایسا کردار آتا ہے سامنے، ایک ہمارا ایسا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں دوسرے ہماری بات سنیں، ہم دوسروں کی نہ سنیں. عثمان صاحب، ایسا کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بات کا آغاز ایسے کروں گا کہ کہا جاتا ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو دوسروں کے تجربے سے سیکھے، جبکہ بے وقوف انسان وہ ہے جو خود ٹھوکر کھانے کے بعد سیکھے. سو اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ دوسروں سے تبادلہ خیال یا اپنی رائے کا اظہار کرنا اور مشورہ کرنا کس حد تک ضروری ہے، تو ہم زندگی میں بہت سے نقصانات سے بچ سکتے ہیں. یقیناً. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کوئی بھی کام کرنے لگیں، آپ اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے صلاح مشورہ کریں تو آپ اس چیز میں بہت آگے جا سکتے ہیں. جبکہ اگر آپ بغیر صلاح مشورہ کیے اسی طرح کسی چیز میں کود پڑیں تو آپ کو اس چیز میں بہت سے چیزیں ایسی فیس کرنی پڑ سکتی ہیں جو کہ آپ نے کبھی سوچی بھی نہ ہو. عثمان صاحب، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ یہ سوچ ہم کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، دوسروں کی بات سننی ہے. اس پر مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں.
जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है बाहमी गुफ्तगू करना क्यों ज़रूरी है। जब हम मसाइल का हल तलाश करना चाहते हैं तो ऐसे में दूसरों के ख़यालात का जो है वो हमने ख्याल भी रखना है। और ये जो तबादला ख्याल का एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करना, दूसरों की जो है वो राय का एहतराम करना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गुफ्तगू को बेहतर बनाने के लिए या गुफ्तगू के आदाब में शामिल होती हैं। उस्मान साहब से हम डिस्कशन कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उस्मान साहब, ये जो सोच की बात हो रही थी कि हमने दूसरों की बात को अंडरस्टैंड करना है, दूसरों की राय का एहतराम करना है, या जब हम मसले का हल तलाश करना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी सोच को ही नहीं आगे प्रमोट करना बल्कि दूसरों की सोच को भी लेकर चलना है, ये हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, इसको स्ट्रेंथन करना कितना ज़रूरी है? जी, आज का जो मौजू है बाहमी गुफ्तगू और तबादला ख्याल पेचीदा मसाइल के हल में कितनी मददगार साबित होती है, ये एक बहुत वसी टॉपिक है। इसको मैं दो हिस्सों में ब्रेक डाउन करना चाहूँगा। एक आपकी पर्सनल लाइफ और एक आपकी सोशल लाइफ। तो अगर हम सोशल लाइफ के ऊपर पहले आएँ तो ये जो आपका पूरा एक जमहूरी निज़ाम जो दुनिया में फॉलो हो रहा है, दिस इज़ वंस अगेन इसी की एक दूसरी तस्वीर है, तस्वीर का एक दूसरा रुख है। इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई डैम की तामीर हो या सूबों के हकूक़ का मसला हो या कोई सोसाइटी के अंदर किसी एक मोहल्ले के अंदर हमारे उस लेवल पे आ जाए, अगर कोई मसाइल हो तो वो बाहमी गुफ्तगू और तबादला ख्याल से मसाइल बेहतर तौर पर हल होते हैं। अगर आप तमाम फ़रीक़ैन की बात सुनें और उनको अंडरस्टैंड करें और हर किसी के ग्रीवियंसेस को दूर करें तो मसाइल की बेहतर हल की तरफ हम जा सकते हैं। अब अगर हम आ जाएँ ज़ाती ज़िंदगी की तरफ, तो हर इंसान की ज़ाती ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स आते हैं। बिल्कुल मैं अशफाक अहमद साहब को कोट करूँगा। उन्होंने एक बार मैंने उनको सुनते हुए उनको कहते हुए ये सुना कि आपको छोटी उम्र से बच्चों को ये ग्रूम करना चाहिए कि आप एक दूसरे की बात सुनें ताकि वो बड़े होकर अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। अब किसी की अज़दवाजी ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, किसी को अपने वालिदैन बहन भाइयों से और डिफरेंट किस्म के मसाइल होते हैं। जब आप एक दूसरे की सोच को सुने, इससे तो एक तो गलत फहमियाँ दूर होती हैं और दूसरा ऐसा भी होता है कि आप अपने जहन में दूसरे इंसान के बारे में जो एक इमेज बना के बैठे होते हैं, आपको पता लगता है कि वो बात तो थी ही नहीं और आप एक बेहतर ताल्लुक़ की तरफ जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने की कि हमारे यहाँ जो है थोड़े से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं या कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जिनको हमने कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करना है। अच्छा सोबिया, जिस तरह से ज़ीशान ने बड़ी अच्छी बात की थी, थोड़ा सा उस मसले को ट्रिगर आउट किया जिसको मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ कि हम ये देखते हैं कि हमारा जो सबऑर्डिनेट है, हमसे जो छोटा है, जो हमारे अंडर है, अगर हम अथॉरिटेटिव हैं तो हमने ये सोच लिया कि बस इसका काम है हमारी सुनना, ये हमारे साथ कुछ शेयर नहीं कर सकता, ये अपनी बात नहीं मनवा सकता, या अगर इसके ख्यालात को हम अहमियत देंगे तो यकीनन हम छोटे तस्वुर किए जाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकली, इसको थोड़ा सा डिस्कस कीजिए मेरे साथ। देखिए, पर्सनालिटीज़ की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हर इंसान एक अपने अंदर डिफरेंट ट्रेड्स लेके आता है। उन ट्रेड्स को जब पॉलिशिंग और इन्वायरमेंट उस तरह से नहीं मिलता, जैसे सर ने भी बात की कि वो इन्वायरमेंट और पेरेंटिंग उस तरह की नहीं होती। सही। बचपन से लेकर जब आपके अंदर एक ऐसी चीज़ ट्रेंड सेट कर दिया जाए, आप देखते हैं कि घर के अंदर ही एक ही अथॉरिटी फिगर होती है जिसने सारे फैसले लेने होते हैं और उसी को चाहे वो एक्यूरेट वे में जा रहा है या कि स्पॉइल कर रहा है पूरी फैमिली को, लेकिन क्योंकि ही इज़ द एल्डेस्ट वन, और जो कि सुपरविजन में या अथॉरिटी फिगर में घर पे कोई भी होता है जो कमाता है, हमारे यहाँ जो एक सिंपल ट्रेंड सा होता है उसी की सुनी जाती है। हाँ बेटा गलत है, लेकिन अगर वो नाराज़ हो गया तो क्या करेंगे हम, मतलब ये लाइन कह के सब कुछ कवर अंडर द कवर करके उसको फॉलो किया जाता है। जब बच्चे ये चीज़, हम बच्चों पे अगर बात करें, ये पर्सनालिटी के हवाले से मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि बाहमी गुफ्तगू का जो अमल है वो स्टार्ट अपब्रिंगिंग से होता है। सही। लेकिन अपब्रिंगिंग के अंदर क्योंकि सबसे पहली दरसगाह उसका होम होता है, उसकी माँ की गोद होती है, ये ऑल चीज़ें हमें ऑलरेडी भी हम कनेक्ट कर चुके हैं इस चीज़ को। जब वहाँ से उसे पता चलता है कि बातचीत से कोई हल नहीं, लड़ाई की तरफ ही मुद्दा जाना है, जब हम बात करेंगे तो हर बंदा अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देगा और उससे जगल मच जाएगा और उससे मजीद मस मचेगा। इससे अच्छा है कि मैंने खुद जो सोचा है ना उसी को मैं करूं, बेशक उसका रिजल्ट मुझे डाइवर्स लाइफ के बजाय मुझे एक वर्स लाइफ की तरफ लेके चला जाए। उसमें क्या होता है कि वो अपब्रिंगिंग का अमल यहाँ पे आ गया। दूसरी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ईगो सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का ना, फ्राइड क्योंकि फादर ऑफ साइकोलॉजी का, उसकी कुछ कोडिंग बेहतर है जो कि एज अ मुस्लिम हम अडॉप्ट करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम नहीं उसको मुत्तफिक होते, लेकिन उसकी एक बड़ी अच्छी है, वो कहता है कि ईगो सुपर ईगो को जब
ईगो जो बेसिकली प्लेयर का एलिमेंट है, हमें हर लेवल पे खुशी चाहिए। ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी के अंदर ये होता है कि वो प्लेयर का एलिमेंट ढूंढ रहा होता है, जहाँ पे उसे लगा कि ही सेटिस्फाई, वो चाहे गलत है सही है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को वो कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। यानी उसे डिसीजन सराउंडिंग से उसने कोई इंसाइट प्रोवाइड नहीं ली, कोई उसने सोचा समझा नहीं, किसी से बातचीत नहीं की, लेकिन उसे लगा कि दिस इज फाइन तो नहीं। अच्छा, हम बहुत सारे ऐसे लोग देखते भी हैं, इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी कि वो ये चाह रहे होते हैं कि बस हमने जो कह दिया वही हो, हमारी राय के अलावा कोई राय तस्लीम ना की जाए। ये कौन सा पर्सनालिटी ट्रेट है? ये पर्सनालिटी बॉर्डर लाइन हम डिफरेंट टाइप में करते हैं ना, ABC, अब तो DB पर्सनालिटी की ट्रेड एक बन चुकी है। जो A पर्सनालिटी वाले होते हैं हाई थ्रेशोल्ड के साथ, यानी वो गुस्से में भी तेज हैं, डिसीजन लेने में भी तेज हैं, हर काम करने में भी तेज, इसमें IQ लेवल भी उनका हाई होता है, लेकिन क्योंकि वो समझते हैं कि दे आर सुपीरियर। ये जो क्वालिटी है ना, फिरौनियत की क्वालिटी का एक तस्वर इसमें दिया जाता है कि जब इंसान सोचता है कि आई एम ऑल इन ऑल, सही, बस मैं ही हूँ। और ये कोई एक ऐसा अमल नहीं है कि एकदम से उसने अडॉप्ट कर लिया है, ठीक, ये इसमें अरसे लगते हैं, इसमें टाइम लगता है, इसमें बहुत से और फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें उसकी स्टडिंग होती है, मतलब जो उसका स्कूलिंग है, जो उसकी नेक्स्ट उसका इन्वायरमेंट है, उसको जो फीड किया गया है बेसिकली, हम इस ऐसे कहें इस लफ्ज़ को, तो वो जिस तरह की फीडिंग ले रहा होता है, और फिर लेटर ऑन 5 साल के बाद तो हम कहते हैं बच्चे की पर्सनालिटी की ट्रेट्स तकरीबन सेटल डाउन हो चुकी होती हैं, उस स्लेट पे लिखा जा चुका होता है, जो उसने सराउंडिंग से अडॉप्ट किया होता है, लेकिन उसकी एक अपनी क्वालिटी होती है, वो पॉलिश करना शुरू कर देता है, और वो सोचता है कि दिस इज़ द थिंग। इसी जैसे हम देखते हैं घर के अंदर धाड़ के, गुस्सा करके, बस कह के स्टॉप कर दिया जाता है किसी भी सबऑर्डिनेट को, ये आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी देखते हैं, तो वो समझता है कि मैं ऐसे अचीव कर लूंगा अपने साथ, तो वो जो एक म्यूचुअल डिस्कशन मेकिंग वाला प्रोसेस होता है वो वहीं शट डाउन होता है, उसकी पर्सनालिटी सुपीरियर, उससे सुपीरियर समझना शुरू, गलत फहमी जिसको कहें कि वो अपने बारे में गलत फहमी डेवलप करता है, इससे बहुत से डिसऑर्डर्स भी डेवलप होते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि वो लेटर ऑन अपनी मेडिकल कंडीशन, क्योंकि साइकोलॉजिकल कनेक्शन टोटली आपका बायोलॉजिकल के साथ है, उसकी कोई ना कोई, अभी जितना भी टॉप 10 आप डिजीजेस देखते हैं ना, तो उसमें आप देखते हैं कि जो हार्ट अटैक का रेट है वो हाई इसलिए भी हुआ है कि अंडरलाइन जो इश्यूज हैं ये स्मॉलर इश्यूज, ये स्मॉलर नहीं है, ऑल्दो ये बेसलाइन बनाते हैं इंसान की कैपेसिटी के अंदर, और जिसकी बेस पे लेटर ऑन उसको देखते हैं मेडिकली भी वो कोलैप्स हो रहा है, उसकी फैमिली लाइफ, उसकी सोशल लाइफ, सारी लाइफ उसकी डिस्ट्रक्टिव वे में जा रही होती है। बिल्कुल ऐसे, सिर्फ अगर इस एक नुक्ते को समझने कि हमने दूसरों की बात सुननी है, हमने सिर्फ अपने फैसले नहीं लेने, इस पर मजीद भी ज़ीशान से डिस्कस करते हैं। हमारे साथ जी एक कॉलर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे बेटे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो मसाइल पेचीदा होते हैं उसमें सामने वाला जो कहता है कि बस मेरी बात मानी जाए और दूसरे की ना सुनी जाए, और अना का मसला बनाकर लोग बैठ जाते हैं। आप देखिए हर आदमी का अपना मिजाज है, चाहे वो सियासत में हो या तालीम में हो या मजहब में हो, हर आपका अपना अकीदा है अपना। तो आप जब किसी चीज को लाइट नहीं ले रहे तो दूसरा क्यों लेगा? हर आदमी अपने इस ख्वाहिशात से, अपने जहन से इसी तरह जुड़ा होता है जिस तरह आप। यकीनन मसाइल वहां पर पैदा होते हैं जब आप किसी की नहीं सुन रहे और अपनी सुनाना चाह रहे हैं, तो ऐसे तो कभी मसला हल नहीं होगा। गुफ्तगू करते वक्त ये ख्याल रखें कि जितनी मोहब्बत मैं अपने माँ बाप से करता हूँ उतना ही दूसरा भी अपने माँ बाप से मोहब्बत करता होगा। जब मैं अपने माँ बाप के लिए कोई बुरा लफ्ज नहीं सुनना चाह रहा तो दूसरा आदमी कैसे सुनना पसंद करेगा? सही। तो अब जो मोमिन की पहचान यही है, एज ए मोमिन मुसलमान हमारी पहचान है कि जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करें वही दूसरे के लिए पसंद करें। बहुत खूबसूरत बात, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने पार्टिसिपेट किया और इतनी खूबसूरती के साथ जो है वो टॉपिक के हवाले से बात की। ज़ीशान, गुफ्तगू करने के हवाले से थोड़े से डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, हम गुफ्तगू करते वक्त ये भूल जाते हैं कि हमने सामने वाले से क्या बात करनी है, अल्फाज का इंतखाब कैसे होना चाहिए, हमारी कही हुई बात उसके दिल पर कैसे असर कर रही है, इन तमाम चीज़ों का हम ख्याल नहीं रखते हैं। हमने तो जो कहना है वो कह देना है। यूथ के हवाले से ये बात बहुत देखने में आती है, इस पर क्या कहेंगे? इसके हवाले से मेरी एक बड़ी सिंपल थ्योरी है कि जब भी आपको गुस्सा आए और आप किसी पे एग्रेशन का इजहार करने का सोच रहे हों तो सिर्फ 15 सेकंड्स लें और ये सोचें कि आपका उस शख्स के साथ रिश्ता क्या है। अगर तो रिश्ता ऐसा है कि आपने ज़िंदगी भर उससे नहीं मिलना तो फिर तो चलें, जो आपको बेहतर लग रहा है वो कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कल परसों फिर उससे मुलाकात करनी है, आमना सामना होना है, तो फिर रंजिश इतनी ही रखनी चाहिए जो वक्त के साथ मिट सके, क्योंकि कुछ रंजिशें ऐसी हैं जो मिटती नहीं हैं। बिल्कुल। और हैविंग सेड दैट, यहाँ पर एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है जो कि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है।
ख़ास तौर पर चूँकि बात हमारे एल्डर्स के हवाले से हो रही है, तो मुझे लगता है कि सम टाइम वो अना नहीं होती, वो उनका मान होता है हमारे ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने बच्चे से या अपने बेटे से, स्टिल आई एम नॉट अ फादर, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी औलाद हो तो मुझे ये मान होगा कि यार मैं ये बात कहूँ तो ये मानेगा। तो हमारे यहाँ चूंकि हम डिस्कस भी आज कम्युनिकेशन स्किल्स को कर रहे हैं, तो ये हमें, ये जो हमारी यंग लॉट अब आ रही है, जो यूथ आ रही है, उसको चाहिए कि वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि करे वो वही जो वो करना चाहती है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ इतनी अच्छी तरह कम्युनिकेशन करे कि उनको कहे कि आपकी खुशी भी मेरे लिए अहम है, आपका जो मान है मैं उसको तोड़ना नहीं चाहता। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात इस तरह से भी हो सकती है, बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जिनको हम इख्तियार कर सकते हैं जो हम नहीं करते। हमें लगता है कि अगर हम पे फैसला इम्पोज किया जा रहा है तो शायद हमारी हक तलफी की जा रही है, ये सोच भी कहीं ना कहीं आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और लाइक बीइंग एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वन कंपनी, अगर आप मेरे किसी भी सबऑर्डिनेट से पूछेंगे तो वो हमेशा आपसे ये कहेंगे कि ज़ीशान ने कभी कोई फैसला खुद नहीं लिया, हालांकि मैंने हमेशा खुद फैसला लिया है। अच्छा ज़ीशान, मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है, हम ब्रेक से वापस आएंगे, ज़ीशान से बात करेंगे। याहिया ने हमें ज्वाइन किया, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम सलाम, तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखें, आपकी कम्युनिकेशन अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, हर जगह प्रॉपर होनी चाहिए। और हमें हमारे एज ए पेरेंट्स हमें अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे हमसे इजीली कम्युनिकेट करें, बच्चे हमसे डरे नहीं। जैसे भाई ने फरमाया ना, सबसे पहली बात मेरा सवाल ये है कि आजकल के दौर में बच्चे पेरेंट्स से कम्युनिकेट करने के बजाय अपने गैजेट से कम्युनिकेट करते हैं और वो इन्वॉल्व नहीं होते पेरेंट्स के, और पेरेंट्स भी शायद रियलाइज नहीं करते कि उनको अब जिस तरीके से, अब मुझे ये बताया कि पेरेंट्स और बच्चे की कम्युनिकेशन किस तरह होनी चाहिए, पेरेंट्स का क्या किरदार होना चाहिए और बच्चे का क्या किरदार होना चाहिए, बस ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया याहिया, बहुत ही अच्छे पॉइंट को आपने रेस किया, इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक की जानी बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और गुफ्तगू करने के हवाले से ही बात हो रही है कि बाहमी गुफ्तगू करना और दूसरों की राय का एहतराम करना कितना ज़रूरी है। खुसूसी तौर पर हम डिस्कस करें कि जब हम मसाइल का हल तलाश करना चाहते हैं, जब हम कॉम्प्लिकेशंस को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो ऐसे में कितना ज़रूरी है कि बाहमी ताल्लुकात को, बाहमी गुफ्तगू के आदाब को समझा जाए और ना सिर्फ समझा जाए बल्कि अपनाया भी जाए। ज़ीशान से बात करते ब्रेक पे जाने से पहले उसी को कंटिन्यू करते हैं। ज़ीशान, ये जो हम घरेलू ताल्लुकात को हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि एक घर में हम ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ बात करना नहीं चाह रहे, पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि बस हमने दूसरों की तो सुननी नहीं है, हमने जो कह दिया। हर घर की कहानी ये नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि मेजॉरिटी केसेस हमें ऐसे ही नज़र आते हैं कि बस जो हमने कह दिया वो होना चाहिए। आज के यूथ को, आज के बच्चे को जब हम देखते हैं तो वो ये चाहता है कि बस मेरी सुनी जाए, क्योंकि अक्सर औकात वो अपने पेरेंट्स से ये कहता हुआ दिखाई देता है, आपका ज़माना गया, आपका टाइम पूरा हो गया, आपको नहीं पता, हमें पता है। ये क्या मसला है कि हमें पता है, आपको नहीं पता? अच्छा, बिल्कुल। बिफोर गोइंग टू दैट क्वेश्चन, आई वाज सेइंग समथिंग कि एक टिप है बहुत ज़बरदस्त जो कि मैं अपने ऑफिस में भी यूज़ करता हूँ, पर्सनल लाइफ में भी यूज़ करता हूँ, कि जब भी आप किसी से कोई बात मनवाना चाहें तो उसको 2 से 3 ऑप्शंस दे दें। क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकी है कि जब वो ऑप्शन में से चूज़ करेगा तो उसको लगेगा कि मैं फैसला ले रहा हूँ, हालांकि वो 3 ऑप्शन भी आप ही ने दिए होंगे। तो ये पेरेंट्स भी कर सकते हैं, ये आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। बड़ी अच्छी टिप है वैसे। एग्जैक्टली, ये मैं यूज़ करता हूँ तो इट्स रियली बेनिफिट मी अ लॉट। सेकंड जो आपका सवाल है, देखें एक तो फैक्ट है हुमा, हमें इसको एक्सेप्ट करना है सूनर और लेटर, और ये हर दौर के साथ है। मेरे बाद जो आने वाले होंगे वो मुझसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि वो उस दौर की बात करेंगे। आज के दौर में ये फैक्ट है कि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ मेरे पेरेंट्स नहीं कर सकते, या जितने मेरे पेरेंट्स कर सकते हैं वो उनके पेरेंट्स नहीं कर सकते होंगे, तो एक फैक्ट है। अच्छा, इस बात को एक मिनट के लिए हम साइड पे रखते हैं, इसको सोचने की हद तक ठीक है, गुफ्तगू के अंदर इसको शामिल करना या फिर एक्सप्रेस करना कि आपको कुछ नहीं पता, हम तरीक़ेकार को भी तो चेंज कर सकते हैं ना। देखिए अगेन बात वही है कम्युनिकेशन स्किल्स की। अगर मैं ये कहूँ कि आपको नहीं पता तो डेफिनेटली अगला बंदा जो है वो ऑफेंड हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन चूंकि अब ये मामला कुछ ऐसे हो रहा है तो अब हम ऐसे कर लें, तो हमारा जो आज पूरा टॉपिक जो है वो रिवॉल्व ही इसके अराउंड कर रहा है कि हमने अपनी बात को कहना किस तरह है। सम टाइम जो हम कह रहे होते हैं
وہ غلط نہیں ہوتا, بٹ جس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے. We have to think on that point. بالکل, ہم کس طرح سے سوچ سکتے ہیں اور پھر اپنے طریقہ کار کو چینج کرنا کتنا ضروری ہے. عثمان صاحب کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بڑی خوبصورت ڈسکشن ہو رہی ہے. جی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب دو انسان بات کرتے ہیں, آج کل جو ینگسٹرز میں چیز دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر نوائز بہت زیادہ ہے. یہ سائیکالوجی کی ایک ٹرم ہے جو کہ میری فیلو گیسٹ انڈرسٹینڈ کریں گی. تو جب بھی دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں تو آج کل بیکاز آف ٹو مچ سوشل میڈیا اینڈ سوشل نیٹورکس اور بہت ایک فاسٹ ڈائنامک قسم کی لائف ہونے کی وجہ سے ہر انسان کے اندر اتنا کچھ ہے کہ وہ کہیں اس کو اگلنا چاہتا ہے, بتانا چاہتا ہے, بولنا چاہتا ہے. تو جب یعنی عام الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان اس وقت پریشر کوکر بنا ہوا ہے. جی بالکل. اور جب دو انسان ایسے مل بیٹھتے ہیں کہ دونوں بھرے پڑے ہیں تو وہ دونوں میں مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوتی ہیں اور ریلیشن شپ خراب ہو جاتا ہے. اسی لیے ایون اگر ہم شادی کی بھی بات کریں تو لڑکا اور لڑکی کے درمیان ایسے دو انسان چوز کرنے چاہیے. ریلیشن شپ بناتے وقت یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ دونوں میں سے ایک انسان تحمل مزاج رکھتا ہو تاکہ وہ دوسرے انسان کو انڈرسٹینڈ کر سکے. جب دونوں وائبرنٹ یا شوق پرسنالٹی جسے ہم اردو میں کہیں گے, اگر دونوں افراد شوق پرسنالٹی رکھتے ہوں گے تو پرابلمز آئیں گی. سو ون پرسن شوڈ بی ایٹ دا لسننگ اینڈ, اس کو سننا چاہیے دوسرے کو. اچھا, یہاں پہ بھی ایک سوچ آتی ہے, اگر میں نے ایک بار اس کی بات سن لی یا ایک بار اس کی بات مان لی تو بس پھر مجھے ہمیشہ سننی ہے, یہ سوچ بھی دکھائی دیتی ہے. نہیں, میرے نزدیک کوئی انسان اتنا ریمورسلیس نہیں ہوتا. اگر ایک انسان جب وہ بولتا جا رہا ہے دوسرا انسان اس کو سن رہا ہے, بٹ ایک وقت آئے گا کہ اس انسان کو ریئلائز ضرور ہوگا کہ دوسرے انسان کو بھی بولنے کا موقع دیا جانا چاہیے. سو اس طرح ایک بہتر ریلیشن شپ بنے گا. اور دوسرا میں یہاں پہ ایک اسی سے ریلیٹڈ بات آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ آپ نے آپس میں باہمی گفتگو کی تو ہم نے بہت بات کر لی. بالکل. اگر ہم بات کریں دوسروں سے مشورہ کرنے کی, وہ بھی باہمی گفتگو میں ہی آتا ہے. صحیح. اب اس کے اندر آپ مشورہ کن لوگوں سے کریں؟ ٹھیک. آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ پازیٹیو لوگوں سے مشورہ کریں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک بہت سی چیز جو ہم سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں آتی ہے وہ ہے کیریئر چینج. ہر کوئی ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں کیریئر اپنا سوئچ کرتا ہے. تو جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں تو اکثر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو ڈرائیں گے کہ ایسا نہ کرو, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تم ایک بہت اچھی جگہ پہ ہو. تو یہ چیز ہمیں زندگی میں گروتھ سے روکتی ہے. تو ہمیشہ آپ ان لوگوں سے مشورہ کریں جنہوں نے زندگی میں تبدیلی کے ساتھ کامیابی کو بھی حاصل کیا. صحیح. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کی زندگی گرو کرے گی اور آپ آگے بڑھیں گے. بالکل. نیگیٹو مائنڈڈ لوگوں کی بات آپ سنیں کسی حد تک, بٹ اس سے آپ کوشش کریں افیکٹ نہ ہو. صحیح. اچھا, جیسا کہ ہم نے ایک گھر کے ماحول کو ڈسکس کیا, اسی طرح اگر ہم اپنی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ مسئلے کا حل یا ٹیم ورک کی جب بات کی جاتی ہے تو جو اتھارٹیٹیو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بس میری بات مانی جائے, میرے سب آرڈینیٹس کا تو حق ہی نہیں کہ وہ کوئی اپنی رائے دے دیں یا اپنا کوئی سجیشن دے دیں. یہ جو ہمارے ہاں سوچ ہے کہ بس اتھارٹیٹیو ہوں, میں باس ہوں, میری بات مانی جائے گی, اس کو بھی تو کہیں نہ کہیں ہم نے توڑنا ہے نا. اس کو توڑنے کے لیے اگر سسٹمیٹیکل آپ نے ایک آرگنائزیشن کی بات کی تو ایک آرگنائزیشن کے اندر ایک سسٹم, ایک چین آف کمانڈ ایگزسٹ کرتا ہے. سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی سپیریئر بہت زیادہ اوور اتھارٹیٹیو ہے اور آپ کو وہ اسپیس نہیں مل رہا کہ آپ ایز اے ٹیم کچھ کولیبوریٹ کر کے کوئی پروڈکٹ لا سکیں, ٹھیک ہے, تو آف کورس آپ کے سپیریئر کا بھی کوئی سپیریئر ہوگا. دیر مسٹ بی اے رپورٹنگ میکینزم. تو آپ اس چیز کو کہیں نہ کہیں کسی چیز جگہ پہ کسی فورم پہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ہائی لائٹ کر کے آپ اس ایشو کو اس طرح سے ریزالو کر سکتے ہیں. میرے نزدیک یہ ایک اس چیز کا سولوشن ہے. بالکل. اگر ہم اس کو محسوس کریں اور اس کو اپنانا چاہیں تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی. اور دوسرا یہ کہ آپ اسی سپیریئر کو بھی جو کہ بہت زیادہ اتھارٹیٹیو ہے, آپ اس کو بار بار کنونس کریں اور کسی نہ کسی حد تک کوئی آپ چینج محسوس کریں گے اس کے اندر. تو دیز آر ٹو ویز میرے نزدیک جن کے ذریعے ہم مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں. صوبیہ, ہم جب مسائل کا حل تلاش کرنے نکلتے ہیں بہت ساری کنڈیشنز ہیں جو ہم ڈسکس کریں. ایک ایسی کنڈیشن بھی ہمیں دیکھنے میں آتی ہے کہ میری بات کی کون سی اہمیت ہے. ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ ایک انسان یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں نے جو کہا وہ کبھی مانا نہیں جائے گا, اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں چپ ہو جاؤں. یہ چپ ہو جانا کیا مسئلے کا حل ہے یا یہ مزید کمپلیکیشنز ڈیولپ کرتا ہے؟ سینیریوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیسیکلی نا, کہ زیادہ تر سینیریوز میں دیکھا جائے تو چپ ہونا حل نہیں ہوتا, اس سے مزید ورس کنڈیشن بنتی ہے. یہ یہاں پہ پھر اپ برنگنگ اوور ساری چیزیں آ جائیں گی کہ بچپن سے, یا آپ کہیں کہ اس نے لرن ہی یہ کیا ہے کہ یار چپ ہو جاؤں, اگر میں بولوں گا تو ہمیشہ ورس چیزیں میرے سامنے آتی ہیں, مسئلے کا حل نہیں نکلتا. بیسیکلی اس میں یہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکوریٹ پرسن کے پاس نہیں جا رہا ہوتا, وہ بار بار اس دروازے کو ناک کر رہا ہوتا ہے جہاں سے صرف اسمیل آنی ہے اور سفوکیشن محسوس ہونی ہے. صحیح.
वो जैसे इन्होंने बात की ना, मुस्बत लोगों से राय ली जाए। जो पैनल आप सेट कर रहे हैं, जिनके साथ बातचीत करनी है, कम से कम इतना आप ब्रेनस्टॉर्म कर लें स्टार्ट में, जो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, आपने मसला जांच लिया कि ये मसला है, अब मसले के हल करने के लिए कौन कौन से पर्सन्स को इन्वॉल्व करना है। हम ज़्यादातर समझते हैं कि नहीं, इमोशनली ह्यूमन बीइंग की ये यहाँ पे मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, हम एकदम से इमोशनल डिसाइड करने, नहीं मेरे फादर हैं उनसे मुझे ज़रूर ऑल्दो पूछना ज़रूर चाहिए, लेकिन फादर की एक्सपर्टीज उस लेवल पे हैं, या आपका बड़ा भाई है या आपकी मदर है, उस लेवल का एक्सपीरियंस उनका है कि नहीं है। बात का ज़्यादातर फैमिली इश्यूज़ के साथ साथ आप देखें, ज़्यादातर लोग अपनी जॉब के रिलेटेड जो डिसीजंस और ज़्यादातर जो उन्होंने अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए आगे लेके चलना होता है, उनके डिसीजंस में ना वो बहुत लैग करते हैं। वो एक्यूरेट पर्सन के पास जाते नहीं, कहते ना नीम हकीम के पास जाओगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, खतरे जानी है। बिल्कुल इसी बेस पे प्रिस्क्रिप्शन जो उन्हें मिलती है ना, वो ऐसी मिलती है कि वो उन्हें लगता है कि नहीं ये जो डर का एलिमेंट जो उन्होंने हाईलाइट किया, दिस इज द एक्चुअल थिंग, जो एक्चुअल मसला है ना, हम डर जाते हैं। अच्छा, ये बात हम आज के बच्चों में भी देख रहे हैं, इसको याह्या ने भी डिस्कस करने की कोशिश की थी कि हम ये देखते हैं कि हम शेयर नहीं करना चाह रहे, हमारे बच्चे जो हैं हमसे बात नहीं करे, वो अपने गैजेट्स के साथ जो है वो डिस्कशन करना चाहते हैं, बस अपना मसला है अगर अपने फ्रेंड को बता देंगे, अपने सोशल सर्कल में किसी से आज शेयर करेंगे तो शायद उसका हल मिल जाए, पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं करना। घर पे वो बच्चा जो है बहुत इंट्रोवर्ट है, बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वो हर किसी के साथ अच्छे से कम्युनिकेट भी करे। ये जो शिफ्ट आ रहा है आज के बच्चों में, ये क्या नुकसान का सबब बन रहा है? लेकिन कुछ जगहों पे हम ऐसे कहेंगे मास्किंग है ना ह्यूमन बीइंग की, हमें सिखा रहा है ये माशरा पूरा का पूरा कि आप एक मास्क ओढ़े रखो, और वो मास्क अंदर से हमें इतना खोखला करता है ना, लेटर ऑन जो सेकंड हमारा टॉपिक है इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाएगा। क्योंकि हमें कहा जाता है कि यू नीड टू बी, ये कुछ सेंस में अच्छी चीज़ है, हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, वो चापलूसी वाला जो एलिमेंट है ना, बहुत से लोगों में आप देखेंगे कि वो हम कह रहे हैं बेटर कम्युनिकेशन हो, हम ये नहीं कह रहे कि बटर कम्युनिकेशन या बटरिंग हो, ये सारी चीज़ें हम डिफरेंशिएट नहीं करते। हम प्रॉपरली अपने बच्चे को जो भी हमारा नौजवान हमारे साथ चल रहा होता है, हमसे राय ले रहा होता है, हम उसको एक्यूरेट डिसीजन पे नहीं लेके जाते, हम उसे कंफ्यूज छोड़ देते हैं। जैसे घर पे शेयर ना करने की वजह सबसे बड़ी क्या होती है कि अगर मैंने शेयर किया, डर है ना इसके पीछे, बिल्कुल ऐसे ही, तो मेरे से जो मेरे बेनिफिट्स हैं, माइट भी मेरा मोबाइल ले लिया जाए, माइट भी मेरा इंटरनेट बंद, मुझे डांट पड़े सबके सामने, मेरी पॉकेट मनी खत्म हो जाए। हम जो सजाएं उस वक्त वो कर देते हैं ना, हाईलाइट कर देते हैं कि अगर ये हुआ, ऑल्दो दीज आर थिंग्स जो होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि अभी जजा और सजा का जो अमल है बच्चों के अंदर कम हो गया, जिसकी बेस पे हमने बेलगाम छोड़ दिया, एक तरह से ऐसे ही सिस्टम के हवाले कर दिया ना। अब उस सिस्टम पे कौन सा एरा के अंदर वो जा रहा है, किस तरह की टेक्नोलॉजी को वो इंट्रोड्यूस, क्योंकि उसका ब्रेन बिल्कुल स्लेट की तरह है, वो कैच किए जा रहा है, रिसीव कर रहा है, और वो समझ रहा है यही एक्यूरेट है, इन्हीं से पॉपुलैरिटी। अभी जो रिसेंटली बच्चे की वो वीडियो जो आई है जिसमें वो पजारो है या क्या ड्राइव कर रहा है, और वो अंडर एज है, वो ड्राइविंग लाइसेंस और वो सारी सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए, ये मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे कोट कर रही हूँ। अब वीडियो बनाने वाला उसका कोई ना कोई एल्डर है या उसका कोई फ्रेंड है, वो पॉपुलैरिटी के लिए उसे नहीं पता कि इसके नुकसानात क्या है, डिसीजन उसने ले लिया वो सारा। तो जो हमें पॉपअप करती कंडीशन चीज़ें दिख रही होती हैं ना, जो लैम्पलाइट के अंदर आ रही होती हैं, वो हम ज़्यादा कैच कर रहे होते हैं। ह्यूमन साइकी हमें लग रहा होता है कि माइट भी इससे हमें अच्छा, तो हम लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं सोचते, शॉर्ट टर्म की फेम और शॉर्ट टर्म का जो प्लेयर है उसको लेते हुए, और यही वो बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से छुपा रहे होते हैं, उन्हें बता नहीं रहे होते कि हम क्या करें, क्या करने जा रहे हैं। इसमें ये भी हुआ एलिमेंट, हम टेक्नोलॉजी से बच्चों को तो इंट्रोड्यूस करा जाते हैं, खुद नहीं इंट्रोड्यूस होते। ऑल्दो कोरोना की कंडीशन के अंदर बहुत से पेरेंट्स को, मैं जितनी काउंसलिंग सेशन हमारे होते हैं, देखते हैं कि पेरेंट्स अब सीख रहे होते हैं कि हमें किस तरह से, क्योंकि ऑपरेट ही अब सारा कुछ इसके थ्रू होना है, लेकिन फिर भी अभी गैप बहुत बड़ा है। ये जो गैप है ना, टेक्नोलॉजी से अनअवेयर होना पेरेंट्स का, उन्हें पता नहीं है किस क्लिक पे जा रहा है। अब तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी ऐप भी इंट्रोड्यूस कराई जा चुकी हैं जिसपे आप पेरेंटिंग लॉक और वो सारी चीज़ें भी लगा सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स का नो हाउ रखना, पेरेंट्स का अप टू डेट होना, ये बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है, क्योंकि इसी की बेस पे फिर डिसीजंस भी आगे उनके बच्चों की प्रोग्रेस के लिए बनेंगे, उनके फ्यूचर के लिए बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। और पेरेंट्स का आप जिक्र कर रही हैं तो एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आजकल ऐसा भी देखने में आ रहा है, एक दफ़ा अगर वालिदैन में से किसी ने बच्चे को रोका, उसके बाद वो बच्चा अपनी कोई बात शेयर नहीं कर रहा है, ऐसे में पेरेंट्स क्या करें, उसको किस तरह से जो है वो अपने साथ कम्युनिकेशन को डेवलप करें या इंटरेक्शन को डेवलप करने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? मैं यहाँ पे ना एक बहुत ज़्यादा जो बच्चों में, मुझे जो पेरेंट्स में देखना है, हमेशा मैं देखती हूँ कि बच्चे रिकॉर्ड करते हैं जब किसी हिस्ट्री के साथ आते हैं,
پیرنٹس کہتے ہیں میرا بچہ ہے ہی ایسا، یو نو یہ لائن کہہ کے وہ اپنے آپ کو بھی بچا لیتے ہیں اور بچے کو گاربیج میں ڈال دیتے ہیں. صحیح. اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جتنے بھی والدین ہمیں سن رہے ہیں کہ جب بچے میں آپ چینج دیکھیں، کوئی ایسا الارمنگ چینج، بعض کا تو ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں مائٹ بھی باپ دادا میں ایسی خصلتیں تھیں تو شاید اس میں آ گئی ہیں تو اب اسے رہنے دو، یہ اسی طرح کا ہے. ہمارے خاندانوں میں یہ چیزیں چلتی ہیں، یہ تو بولے گا ہی چیخ کے. ایگزیکٹلی، یا چیخے گا، چلائے گا، غصہ کرے گا، یا زیادہ بات نہیں کرتے. ہمارے خاندان میں تو زیادہ تر لوگوں کو ہوتا ہے نا ہماری فیملی میں نہیں عادت زیادہ بات کرنے، زیادہ شیئر کرنے. اچھا یہ چیزیں لڑکوں کے ساتھ بہت زیادہ ایسوسیٹ کی جاتی ہیں. ہاں دیکھیں بچے بیچارے کو رونے نہیں دیتے نا، آنسو آ گیا، مرد روتے نہیں ہیں. مطلب اس طرح کی لائنز جو ہمارے معاشرے، یہ ساری کمیونیکیشن ہے. ہم بچے کے ساتھ کون سے ٹرینڈز پہ بات کر رہے ہیں، کس طرح سے اسے کمیونیکیٹ، ہم اسے یا تو لاک کر رہے ہیں یا بالکل اوپن چھوڑ رہے ہیں. بالکل یہ دونوں ایکسٹریمز پہ میل کی، اگر جس طرح سے ابھی میل ہیلتھ پہ ہم ایڈولسنس میں بہت منسٹری آف ہیلتھ کے لیول پہ ہم کچھ چیزیں لے کے چل رہے ہیں. اچھا اس کے حوالے سے آپ سے ہم بات کریں گے کیونکہ لڑکوں کے حوالے سے بات ہو رہی. تو ذیشان یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو یوتھ ہے اس میں دو ایکسٹریمز نظر آ رہی ہے. یا تو ایک لڑکا بہت ایکسپریسو ہے، وہ سب چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اپنی سوسائٹی میں بھی وہ ایک فعال کردار کے طور پر نمایاں ہے، اور دوسری جانب کوئی بہت شائع ہے، چپ ہے، کچھ ایکسپریس نہیں کر رہا، اس سے پوچھو بھی تو بس ہاں یا نا میں جواب دے دیتا ہے. یہ جو دو ایکسٹریمز ہیں یہ کس طرف جا رہی ہیں یوتھ کے اینڈ پہ اگر ہم دیکھیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ایک تو بات ڈسکس ہو گئی کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا اور مرد روتے نہیں ہیں، کیونکہ بچپن سے ہی ہماری اپ برنگنگ ایسی ہوتی ہے. ایک تو یہ چیز ہے، ہمارے معاشرے میں اس چیز کو ختم ہونے کی ضرورت ہے. لڑکی جو ہے وہ کراٹے سیکھ سکتی ہے، اور جو لڑکا ہے وہ اگر میک اپ کا اس کو شوقین ہے تو وہ میک اپ آرٹسٹ بن سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ایک چیز اور جو کہ آئی ریئلی وانٹ ٹو کنونس آن اٹ، کہ ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ جی میرا بچہ موبائل سے چپکا ہوا ہے، مجھ سے بات نہیں کر رہا، تو اس کو وہ گیجٹ تک لانے والے بھی آپ ہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ 3-3.5 سال کا جب میں تھا تو میں توتلی زبان میں گانا گاتا تھا، تو ہمارے گھر میں جب بھی مہمان آتے تھے تو میرے والدین کہتے تھے چلو بھائی گانا سناؤ. تو اس سے یہ ہوا کہ میرا کانفیڈنس لیول بلڈ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ایک پریکٹیکل چیز میں کر رہا تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ گھر آتے ہیں مہمان، تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اتنا تیز ہے کہ اس گیجٹ سے یہ بھی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ خود سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کروانے کے لیے آپ اس کو گیجٹ کے قریب لے کر آتے ہیں. جب اس کو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ آپ کی نظر میں بھی اور مہمانوں کی نظر میں بھی جو ہے تھوڑی سی رسپیکٹ حاصل کر سکتا ہے، جب اس کے ساتھ اس کی ایفیلیشن جڑ جاتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں وہ آپ سے بات نہیں کر رہا. تو دا پوائنٹ وچ آئی ووڈ لائک ٹو میک اوور ہیئر از کہ میں بہت دفعہ دیکھتا ہوں کہ موسٹلی کھانوں پر لائک فیملی ایونٹس ہوں یا ایون اگر آپ آؤٹ ڈور بھی جائیں تو کھانے پہ ذرا سا بچہ رویا تو یہ موبائل لے لیں. تو آپ خود ہی جب 15-20 منٹ نہیں دینا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی 20 منٹ نہیں انویسٹ کر رہے اپنی اولاد پر، پھر آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ وہ پلٹ کر آپ سے بات کرے گا، وہ کبھی نہیں کرے گا. بالکل نہیں کرے گا. اور یہی ہم نے جو ہے وہ سوچ ڈیولپ کرنی ہے. بڑا اچھا جو ہے وہ پوائنٹ ریز کیا ذیشان نے. ہم اپنے بچوں کے درمیان یہ دیکھتے ہیں کہ آپس میں بھی ہمارے جو ہیں وہ بچے بات چیت کرنا نہیں چاہ رہے. اگر پیرنٹس کے ساتھ نہیں کرے تو وہ آپس میں بھی باہر لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب بڑھنا، بریک سے واپس آپ کو کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جس میں ہم باہمی گفتگو کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، مسائل کا حل تلاش کرنے میں کیسے مددگار ثابت ہوتے ہیں کہ ہم اچھے انداز میں گفتگو کریں، ہم کمیونیکیشن کو بڑھائیں اور اپنی کنورسیشن کو بہتر سے بہتر بنائیں. کیسے بنا سکتے ہیں؟ مختلف خیالات کا اظہار ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیوز میں مہمان موجود ہیں ان میں جی صوبیہ خطیب ہیں، ذیشان ناصر ہیں اور میجر ریٹائرڈ عثمان راجپوت صاحب ہیں، جن سے ہم گفتگو کے آداب بھی سیکھ رہے ہیں. گفتگو کو بہتر بنانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، ٹپس، سولوشن اور سجیشنز پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر طریقہ کیا اختیار کر سکتے ہیں اگر ہم مسائل کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اب
अपने दूसरे टॉपिक की जाने भी बढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे गुस्से के हवाले से, फौरी रद्द अमल के हवाले से, और इसको रिलेट भी करेंगे पहले टॉपिक से। उस्मान साहब से बात करना चाहूँगी। उस्मान साहब, अगर हम दोनों टॉपिक्स को इस वक्त मर्ज करें तो जो हमारा पहला टॉपिक है बाहमी गुफ्तगू को बेहतर बनाना है, लेकिन हम ये देखते हैं मसाइल का हल तलाश करना है, मेरी ये राय है, दूसरे की राय का मैंने एहतराम नहीं करना, हमारे जितने भी जो हैं वो सोल्यूशंस और सजेशन जो हैं एक नए मसले को जन्म दे गए। अब फौरी रिएक्शन भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, कोई उठ के भी चला जाएगा, मसला एक जो था उसको तो वहीं छोड़ दिया, उसके इर्द गिर्द 10 मसाइल और जन्म ले लिए। ये जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, हम देखते हैं कि एक छोटी सी बात को कहते हैं ना राई का पहाड़ बना दिया, वो यहीं से शुरू होता है कि हमने फौरी रिएक्शन देना है, गुस्से में आ जाना, मेरी बात नहीं मानी गई, अब तो मैं आइंदा बोलूँगा नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने ख़त्म करना है। कैसे कर सकते हैं, कितना सोचना है इस पर? जी, ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू करके मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आऊँगा। हम बात कर रहे थे पेरेंट्स और बच्चों का आपस में बाहमी गुफ्तगू ना होना की वजूहात क्या हैं। एक तो जनरेशन गैप, और ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, बिकॉज पेरेंट्स जिस जनरेशन से होंगे आपके बच्चे उस जनरेशन के नहीं होते, बच्चे हमेशा नेक्स्ट जनरेशन में से होते हैं। सो यहाँ पे ज़रूरत है कि आप बच्चों को स्टार्ट से ग्रूम ही ऐसे करें कि वो बहुत एडेप्टिव हों, वो चीज़ों को अडॉप्ट करें वक्त के साथ, और अपने पेरेंट्स की बात तहम्मुल से सुनने की अपने अंदर आदत डालें। दूसरी बात, आपके पेरेंट्स को भी इस तरह का होना चाहिए कि वो ज़माने में होने वाली तब्दीलियों से अपने आप को नबरत आज़मा करें और अंडरस्टैंड करें कि हमारे बच्चे की क्या ज़रूरियात हैं। जब वो अपने ही एक लेंस से अपने बच्चे को देखेंगे और उसको उसी स्टैंडर्ड पे रख के ट्रीट करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। सो उसके अंदर एग्रेशन भी आएगा। अब यहाँ से अगर हम टॉपिक को स्विच करें कि गुस्सा और रद्द अमल क्यों होता है, फौरी रद्द अमल, मैंने एक बार किसी को ये कहते सुना था कि ज़रूरत से ज़्यादा, नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले हासिल करने की जस्तजू, ये फौरी रद्द अमल और गुस्से की बुनियादी वजह है, जिसमें हम किसी दूसरे की बात सुनना भी गवारा नहीं करते। जब इंसान को एक जस्तजू शुरू हो जाती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, हर हाल में चाहिए, और इस एज में मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊं, वो समझता है कि मैं ठीक हूँ और मुझे पता है कि इस तक पहुंचने का क्या रास्ता है। वो किसी की बात सुनना ना दाएं देखना ना बाएं देखना। उसको पेरेंट्स कुछ कहेंगे वो उस पर रिएक्ट करेगा, उसको दोस्त कुछ कहेंगे वो कहेगा मुझे वो लेट डाउन कर रहे हैं। सो वो उस सिचुएशन में किसी की बात नहीं सुनेगा। सो ये चीज़ अगर इंसान समझ ले कि जो चीज़ उसको मिलनी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद हार्ड वर्क उसको अल्टीमेटली मिल जाएगी। उसी रविश के अंदर वो ये ना हो कि अपने इर्द गिर्द अपने रिलेशनशिप सबको कुचलना शुरू कर दे और किसी की बात ही सुनना गवारा ना करे, जो कि अक्सर औकात देखने में भी आता है। जी बिल्कुल, और ये नफ्सा नफ्सी की बुनियादी वजह ये है, नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले हासिल करने की। लेकिन आजकल तो हम ये देखते हैं कि एक बच्चा भी है तो वो भी इसी दौड़ में शामिल है कि बस मुझे ये मिल जाए, मुझे ये हासिल करना, चाहे एक टॉय क्यों ना हो। जी बिल्कुल। सो इस ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए छोटी एज से बच्चे को ये चीज़ समझानी पड़ेगी। देखें, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक 10 साल के बच्चे को FSC में दाखिला दिलवा दें। वो एक तरीका कार है, वो स्कूल से ग्रेजुअली कॉलेज से यूनिवर्सिटी। सो इसी तरह ज़िंदगी के भी जो गोल्स और जो इंसान की ख्वाहिशात और ज़रूरियात होती हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप आप उन तक पहुँचते हैं। फिर ज़िंदगी में ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटमेंट भी फेस करनी पड़ती है आपको, किसी की भी ज़िंदगी आइडियल नहीं होती। तो जब आप डिसअपॉइंटमेंट को फेस करें आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। ये भी बच्चे की बेसिक ग्रूमिंग में आपको डालना चाहिए उसकी ग्रोइंग एज से। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें बच्चों को तो समझानी चाहिए, लेकिन समझाएगा कौन? सोबिया, जो समझाने वाले हैं वो तो खुद इसी रैट रेस का हिस्सा है कि हमने फ़ौरन से रिएक्शन देना है, हमें गुस्सा आ जाता है, हमारी आवाज़ जो है वो ऊंची हो जाती है और सबने हमारी बात सुनी। माशरती सतह पे भी हम ये देख रहे हैं ये चीज़ बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है कि बस चीख के बोलो, सामने वाले को चुप करा दो। जो इमोशनल हेल्थ है ना, ये बहुत सुपर इसको कहते हैं डिसिप्लिन है, जिसकी आगाही होना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने जज्बात को समझेंगे तभी जाके हम जज्बात की मैनेजमेंट कर सकेंगे। और आप देखें ज़िंदगी में जितने लोगों के मसाइल की वजह जो होती है वो पीछे कोई ना कोई ऐसा इमोशन होता है, और सबसे ज़्यादा इमोशन जो हाई पीक पे वो गुस्से की रद्द अमल ही है, हम इसे कहते हैं। रिसर्चेस और मेडिकली अगर इसे देखा जाए तो आप जब कोई आपके सामने सिनेरियो आता है, सिनेरियो पे आप रद्द अमल जब देते हैं तो 10% आपका इमोशन बेस्ड होता है और जो 90% होता है आपके लॉजिकल बेस होता है। लेकिन जनरली जो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, दिमाग में एक हिस्सा होता है अमिगडाला उसे कहते हैं, जो कि इमोशंस को जनरेट करता है, मैनेज करता है सब चीज़ें। जो लोग
ऐसे एडॉप्टेबिलिटी और गुस्से के रद्द, जिसे कहते हैं ना गुस्से में बहुत तेज़ होते हैं, उनके एमिगडेला को देखा जाए तो वो लार्जर हो जाता है, वो यानी इमोशन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, लॉजिक को ख़त्म कर देता है। ह्यूमन साइकी के अंदर जब ये मैनेजमेंट सेट हो जाती है, क्योंकि दिमाग का अपना दिमाग नहीं होता, जो आप उसे बताते हैं, जो वो लर्न करता है, वो सीखता है, वो उसी पैटर्न पे चलना शुरू हो जाता है। पहली चीज़ तो माशरे के अंदर एजुकेशन की जज्बात की सेहत की सतह पे कमी की वजह से है। यानी कि हम बच्चे को शुरू से हम उसे अच्छे से अच्छा लैपटॉप, सिस्टम, मोबाइल, ड्रेस, खाना पीना सब देते हैं, लेकिन जो उसके जज्बात के एक्सप्रेशन है उसको मैनेज करने की लेआउट कोई प्रोवाइड नहीं करते। ठीक जैसे बातचीत का हमारा पहला टॉपिक था कम्युनिकेशन का, फिर भी हम उसे कुछ ना कुछ बता देते हैं, लेकिन इमोशनल हेल्थ का कितना अमल दखल है तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, ये हम उसे पॉइंट आउट नहीं सिखाते। क्यों नहीं सिखाते, बल्कि हम तो लेबल कर देते हैं कि ये बच्चा बहुत गुस्सीला है, इससे बात नहीं करेंगे तो चीज़ें तोड़ देगा, दूसरे से बात कर लेते हैं, उसके अंदर गुस्सा कम है। अब ये गुस्सा ज़्यादा है या कम है, इसके पीछे क्या रीज़न्स है, साइकोलॉजिकल रीज़न्स क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे सोबिया से एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं गुस्से और फौरी रद्द अमल के हवाले से, और ये माशरती अमन सुकून को ख़राब करने में कितना मददगार साबित हो रहा है, इसको कैसे चेंज करना है और इसके लिए हमने किस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, इस पर गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। सोबिया से ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे और बच्चों के हवाले से बात हुई थी। सोबिया, ये जो हम बच्चों के साथ जो है वो लेबल कर देते हैं कि इस बच्चे को कुछ नहीं कहना, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, ये चीज़ें तोड़ देगा, ये फलां हरकत कर देगा, मेहमानों के सामने इसको नहीं छेड़ना, ये भी बच्चे की पर्सनालिटी के लिए नुकसानदेह होता है। बिल्कुल 100% ये उस पर इम्पैक्ट करता है। उसके इफ़ेक्ट की सूरत में आप देखते हैं कि बच्चा वही अडॉप्ट कर लेता है। वो जो नहीं होता उसे कह दिया जाता है। स्टार्ट में अगर उसने एक दफ़ा रिफ्लेक्शन शो की, उसको इंडोर्समेंट मिल गई, वो कंडीशंड हो गया। ये जो लफ्ज़ है ना, बड़े जॉर्गन्स इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है और वो ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है और वो कहता है हाँ कह दिया ऐसा। तो उसी लेबलाइजेशन के बेस पे वो प्रोसेस चलना शुरू होता है। तो आप देखते हैं कि वो जवान हो जाता है, बीवी आ जाती है उसकी, या अगर वाइफ है तो उसका हस्बैंड आ जाता है, तो वो पैटर्न उसी तरह अडॉप्ट किया होता है और वो उसी चीज़ को उसी तरह हर रिश्ते में इस्तेमाल करता है और फिर क्योंकि कह के हम उसको वैसा ही बना देते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट। इसको हमने चेंज करना है, कैसे करना है, आपसे जानेंगे। ज़ीशान, ये जो हम जा रहे हैं कि बिहेवियर चेंज हम कर सकते हैं और इसके लिए हमने थोड़ा सोचना है, थोड़े से एफर्ट्स करने हैं, वहीं हम ये भी देखते हैं कि खुद से ही हम ऐसा बिहेवियर क्रिएट कर देते हैं या ऐसा बना रहे होते हैं एक बच्चे को, नहीं नहीं इसको ये नहीं करना, इसको वो नहीं करना, ये लड़का है तो चलो इसका गुस्सा आना जायज़ है, लड़की है तो इसको गुस्सा नहीं आना चाहिए, इसके लिए आगे जाके मसाइल पैदा होंगे। ये जो हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में है, ये सोसाइटी के लिए कितना नुकसानदेह है? डेफिनेटली सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि उसने बाहर जाकर फिर उसी माशरे का हिस्सा बनना है। और एक चीज़ जो कि खुदा ने बनाई है, चाहे वो रोना हो, हंसना हो, गुस्सा हो, मुस्कुराना हो, ये हर इमोशन है और ये सब के लिए जायज़ है, चाहे कोई खातून है या मर्द है। और सेकंड, चूँकि ये जो टॉपिक है एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, हर इंसान एक अपनी मुख्तलिफ राय रख सकता है इस हवाले से। लाइक 2+2 4 सब्जेक्टिव नहीं है, सब 4 ही कहेंगे, लेकिन इसके ऊपर मेरी राय जो है वो ये है कि गुस्सा एक बहुत ही बाकमाल चीज़ है। ये लेट मी एक्सप्लेन इट। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो वो गुस्सा है, लेकिन बट यू नो हाउ टू यूज़ इट। आप सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर आपने किसी को ये देखना हो कि इंसान कितना काबिल है, तो ये देखें कि वो जब उसको किसी भी चीज़ का रिएक्शन देना पड़े तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है चीज़ों के ऊपर। तो जब भी आपको गुस्सा आए, कीप इट इनसाइड और उस गुस्से को फ्यूल बनाकर अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करें। बैक इन लाइक 7-8 साल पहले जब मैं रेडियो करके बाइक पर रात को ठंड में वापस आया करता था जनवरी में, तो लोग कहते थे आपको ठंड नहीं लगती, तो मैं कहता था नहीं लगती, क्योंकि ये वही गुस्सा है मेरे अंदर जो लोग बातें करते थे और वो गुस्सा मैंने अपने अंदर दबाया। तो आपको अपने इमोशंस को अगर यूटिलाइज करना आता है तो गुस्से से बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती आपको कामयाब करने के लिए। हैविंग सेड दैट, अगर आप, चूँकि ये एक प्रैक्टिस है जो कि करने से आती है, तो
अगर आपको किसी मकाम पर ऐसा लगे कि यार अब आपका जो गुस्सा है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो 2-4 चीज़ें तो जैसे अल्लाह के नबी ने भी फरमाई कि बैठ जाइए, पानी पी लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे हटकर अपने आप को 30 सेकंड दीजिए, 1 मिनट दीजिए और अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या जो मैं गुस्सा कर रहा हूँ क्या ये रियली वर्थ इट है? इस गुस्से से मुझे नुकसान हो सकता है, इस रिएक्शन से मुझे कितना नुकसान हो सकता है, चाहे फाइनेंशियली हो या जिस्मानी तौर पर हो। तो आप यकीन जानिए अगर आप एक दफ़ा अपने आप से सवाल करेंगे तो आपका जो जिस्म है, जो दिमाग है, वो आपको रिप्लाई करेगा। अच्छा, ये तो तमाम चीज़ें हैं जो कि करनी है, इसको करने के लिए कंट्रोल कहाँ से लाएं? क्योंकि हमें तो गुस्से में पता ही नहीं चलता कि हमने क्या रिएक्शन शो कर दिया। नहीं, हमें पता चलता है। इसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है कि वो तमाम तर लोग जो पाकिस्तान में सिग्नल पर खड़े नहीं होते, जैसे ही वो दुबई की फ़्लाइट पकड़ के दुबई में लैंड करते हैं तो बिल्कुल खड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको पता होता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें हमारी पकड़ दकड़ होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जी हमें पता नहीं चलता। मैं अक्सर लोगों को भी देखता हूँ कि जी मैंने अपने बच्चे को मार दिया, माज़अल्लाह जान से ही मार दिया, क्यों जी गुस्से में पता नहीं चला। तो अगर आपको गुस्से में पता नहीं चला तो आपने अपने आप को मारना था। अगर आपने अपने आप को सेफ रखा है तो इट मीन्स कि आपको सब पता था। सो ये तो एक हमारी एक वे आउट होता है जिसका हम शिकार हो जाते हैं। और कर कैसे सकते हैं? अगेन एज आई सेड बिफोर कि एक प्रैक्टिस है, और हो सकता है कि 10 में से 8 दफ़ा आप फेल भी होंगे इसमें, अगली दफ़ा 7 बार फेल होंगे, और ये प्रैक्टिस होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल सही। लेकिन अगर हमने खुद को ही रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि हम ये नहीं कर सकते, उससे में हमें पता नहीं चलता हमारा रिएक्शन क्या होता है, इससे दूसरों को तो नुकसान होता है, हमें भी नुकसान होता है, ये अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप करनी है। कैसे करनी है इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। इम्तियाज़ कराची से हमारे साथ मौजूद है, हमारे रेगुलर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम मैम, बड़ा मसरूफ था मगर टॉपिक और बातचीत सुन ली इत्तेफाक से, तो मैंने कहा बात कर लूं। जी जी जरूर कीजिए। देखिए, सॉरी टू से बात सच है, पूरी बात है रुसवाई की। गुस्सा कभी भी फायदेमंद साबित नहीं हुआ। कोई भी अगर ये साबित कर दे कि गुस्से से कुछ काम बना हो तो मैं उसका गुलाम, मैं उसका खानदान का गुलाम, सबका गुलाम मैं उसके बन जाऊंगा। सबसे मौजूद हस्ती आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उन्होंने इसकी तलकीन की? कभी नहीं की। गुस्सा हराम है, और गुस्सा की बनी हुई सड़क पे दौड़ने वाले का अंजाम या तो जेल की काल कोठरी है, या फांसी का फंदा है, या नदामत है। तो गुस्से को एक तरफ रखना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ऐसे काम हमसे होने से हमें रोक ले जिसमें गुस्सा शामिल हो, क्योंकि गुस्से में नुकसान है। आपको याद होगा एक जंग के जमाने में किसी दुश्मन ने थूका किसी मौजूद हस्ती की तरफ, या कोई गुस्ताखी की, अल्लाह पाक कभी बेशी माफ करे, तो उन्होंने अपना नेजा, अपना तलवार उसकी तरफ से हटा लिया। मालूम हुआ कि जनाब उनका गुस्सा भी इसमें शामिल होने वाला था, उसकी अपनी चीज भी, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। पूछा तो दरियाफ्त ये हुआ कि पहले तो मैं अल्लाह पाक के लिए लड़ रहा था, मगर अभी मेरा भी। तो गुस्सा से कभी अगर काम बनता, आप यकीन करें बहुत सारे लोग गुस्से में आके मर्डर कर देते, कत्ल कर देते, ज़िना कर देते और अपने शर की हाथ को छोड़ देते, और बाद में सर दीवार से पटक पटक के रोते हैं, कहते हैं ये मैंने क्या किया। तो गुस्से को कभी मैं प्रमोट नहीं करूंगा। हाँ, अल्लाह पाक हमें ऐसे रस्तों पे चलने की तौफीक दे जो अल्लाह के वली, अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम और जो भी मौजूद हस्तियां दुनिया, उन पे हम चलें ताकि गुस्से से बचे रहे, और ऐसे हालात भी हमारे यहाँ क्रिएट हो जाए कि इंसान जहनी टेंशन, जहनी परेशानी में ना हो। तो गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है कि अवाम को रिलीफ दे ताकि प्यार से सुकून से रहते हुए, कहते हैं ना, आप भी प्यार सुकून से रहिए और हमें भी प्यार सुकून से रहने दीजिए। बात इम्तियाज, बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का, कॉल करने का और गुस्से और फौरी रद्द अमल के हवाले से बात करने का। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था उस्मान साहब के इम्तियाज साहब भी गुस्से में बोल रहे हैं। ये जो हमारा थोड़ा सा एप्टीट्यूड ही ऐसा हो गया है कि हम दूसरे के आगे जब बात कर रहे हैं या कुछ शेयर करना चाह रहे हैं तब भी गुस्सा शामिल है, हमने फ़ौरन से इस पर रिएक्ट करना है। नहीं करेंगे तो शायद दूसरा हमें हल्का ले लेगा या समझेगा इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसने तो दुनिया ही नहीं देखी। ये चीज़ें भी एसोसिएट की जाती हैं। जी बिल्कुल, मेरे नज़दीक बेचैनी इसका एक रीज़न है, और गुस्से की अगर मैं रीज़न्स जो कि अभी तक हमने आइडेंटिफाई नहीं किए, अगर मैं वो करना चाहूँ ज़रूर तो उसमें मुझे ये लगता है कि 2 किस्म की वजूहात होती हैं। एक आपको इंटरनली और एक एक्सटर्नली बैरूनी चीज़ें हैं जो आपके अंदर गुस्सा पैदा करती हैं। इंटरनली तो अगर आपके अंदर फिज़िकली, आप बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मेरी गेस्ट बेहतर अंडरस्टैंड करेंगी, अगर इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप गुस्सा करते हैं, छोटी ग्रोइंग एज से पेरेंट्स को नज़र आ जाता है कि बच्चा गुस्से वाला है, हाइपर एक्टिव चाइल्ड, सो आप उसको थेरेपी की तरफ लेके जा सकते हैं, दूसरे और तरीके हैं।
بٹ موسٹ آف دا کیسز میں نے یہ دیکھا ہے, پرسنل آبزرویشن ہے, کہ انسان کے جو ذاتی حالات ہوتے ہیں زندگی کے, وہ اس کے اندر غصہ اور فرسٹریشن پیدا کرتے ہیں. جب بھی کوئی آپ کے گھر کا فرد بہت زیادہ ایگریسو ہو, غصہ دکھائے, آپ اس کے ساتھ بیٹھیں, اس کے ساتھ ڈسکشن کریں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کون سا ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا غصہ کر رہا ہے. تو میرے نزدیک اگر آپ اس طرح کا اس کے وہ فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو آپ اس کے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگے کہ اس ڈسکشن کے باوجود آپ اس کے غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, اثر نہیں ہو رہا, تو پھر تھیراپی از دا نیکسٹ اسٹیپ. اور گریجولی دیر آر ادر اسٹیپس جس کے ساتھ آپ اس غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن اس کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے, اس کو اس بات کا قائل کرنا کہ آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے آپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور دوسرے بھی اس نقصان کو فیس کریں, یہ کتنا مشکل ہے؟ یہ اتنا مشکل چھوٹی ایج میں ہو سکتا ہے, بٹ جب کہ غصہ کرنے والا فرد اگر اس ایج کا ہے کہ اپنی ایڈلٹ ایج کو پہنچ رہا ہے, تو غالباً آپ اس کو جب بار بار سنیں گے اور اس کو بار بار تلقین بھی کریں گے کہ غصہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ, اور جو کچھ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں زندگی میں یہ اس کے لیے بھی نقصان دہ, آپ اپنے گول سے پیچھے رہ جائیں گے. تو جب آپ تھرو فیئر اس کے اندر تھوڑا خوف ڈال کے اس کو نتائج کے بھیانک نتائج کے خوف سے اس کو ڈرائیں گے, تو غالباً جیسے ذیشان نے بھی بات کی کہ ہم یہاں پہ تو سگنل توڑ لیتے ہیں بٹ دبئی میں نہیں توڑتے, بیکاز نیچرلی وی نو کہ وہاں پہ ہمیں سزا ملے گی اور ایک ہیوی قسم کا فائن دینا پڑے گا. سو ان چیزوں سے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں, میرے نزدیک دس از ویری مچ پاسبل, سمجھنا چاہیں تو. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ ٹریفک سگنل کی آپ نے بات کی کہ ایک گاڑی نے اگر آپ کو اوورٹیک کر دیا تو وہیں پہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی اور اس کی جرت کیسے ہوئی, اس کی تو گاڑی چھوٹی تھی, میری گاڑی بڑی ہے اور اس نے مجھے اوورٹیک کر لیا. بہت سے چھوٹے چھوٹے ہماری ڈیلی پریکٹسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ غصے کی وجوہات ہیں, اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, اور یہ بڑھتے بڑھتے ایک بڑے حادثے کو جنم دے دیتی ہے. ہمارا شاید ایٹیٹیوڈ ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم محسوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کتنا غصہ کریں یا ہمارا رد عمل کیا ہو رہا ہے. اس پر مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اپنے تینوں مہمانوں سے گفتگو کریں گے. ایک بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. غصے اور فوری رد عمل کی وجوہات ہم جان رہے ہیں اور اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اس کے لیے سولوشنز اور سجیشنز کیا ہیں, ان کی جانب بڑھیں گے. صوبیہ سے بات کریں گے. صوبیہ, بعض اوقات ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا غصہ دوسروں کے لیے نقصان کا سبب بن رہا ہے یا ہمیں ایسا ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہمارا خود پر قابو نہیں ہے. کیا واقعی یہ بات ایگزسٹ کرتی ہے؟ دیکھیں اس میں دو تین فیکٹرز میں ضرور اپنے کمپوزڈ گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی کہ میڈیکلی بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو غصے کو جنم دیتی ہیں, جیسے گلینڈز کی امبیلنس ہو گیا, آپ کی کوئی بیماری ایسی شروع ہوگی جس کی. سائیکلوجیکل یہ ہوتا ہے کہ پریشر پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ آپ ریزالو نہیں کر پا رہے. غصہ بیسیکلی بینیتھ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سائیکلوجیکل ٹینگلز لگے ہوتے ہیں, آپ کی ایسی مشکلات ہوتی ہیں جن کو حل نہیں کر پا رہے ہوتے, فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور وہ الجھنیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ آپ مزید الجھنوں کے اندر پھنستے چلے جاتے ہیں. سلیوشن نہیں نظر آتا تو آپ غصے کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں, اور غصے کی کیفیت میں جا کے پھر آپ ایسے اسٹیپس لیتے ہیں جو کہ آپ کے لیے مزید بعض کا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ورسٹ لائف کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو موقع اتنا دے دیا جاتا ہے کہ آپ کا غصہ سننے والا آگے ہوتے ہیں. یہ بھی تو فیکٹر بہت زیادہ انوالوڈ ہے نا, کہ آپ کو مدر ہے تو مدر پراپرلی, آپ کو فادر ہیں تو سن رہے ہیں, گھر پہ ہیں تو سب آرڈینیٹ ہیں تو وہ بھی مینیج کریں کہ ہاں یار یہ ہے ہی ایسا کہہ کے. تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ کنٹرول کیا جائے, اور کنٹرولیبل ہوتا ہے. آپ اپنے گھوڑوں کو بے لگام نہیں چھوڑتے ایموشنز کی سطح پہ, ورنہ آپ کی زندگی لیٹر آن آپ سے کوئی نہ پیار کرنے والا بچتا ہے اور نہ آپ پہ ٹرسٹ کرنے والا بچتا ہے, تنگ آ جاتے ہیں لوگ. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے مینجمنٹ سکلز کی طرف اگر ہم جائیں اپنے ٹاپک میں, تو امپورٹنٹ 30 منٹ کا اسپیم, 30 کہا جاتا ہے ایک عادت کو چینج کرنے کے لیے ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ 30 ڈیز لگتے ہیں. 30 دن تک ایک کسی بھی پریکٹس کو اپنی زندگی کا, جو کہ ذیشان نے شامل کی ہیں وہ بھی سائیکلوجیکل تھیراپی کی اسٹریٹجی ہی ہیں ایک طرح کی,
उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो आप गुस्से की कैफियत में से जो गुजर रहे होते हैं वो मैनेजमेंट की तरफ चली जाती हैं। ज़रूरी ये है कि आप समझें ट्रिगरिंग पॉइंट को, जैसे सर ने भी मेंशन किया कि आप उन जो जुड़े फैक्टर हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक वे में रिजॉल्व भी करना सीख जाएंगे। और सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। हम एक दफ़ा वो जो कहते हैं ना अपने आप को बिल्कुल डंप बना के और ये छोड़ के कि दूसरे पे डाल के कि उसी की वजह से हुआ, ये कह के नहीं अपने आप को छुड़ा लेना या बचा लेना। आपने खुद जंप करना है इस जंग के अंदर और रिजॉल्व करना है इमोशंस को। क्या ये बहुत मुश्किल काम है कि हम इस तरह से कंडीशन? नहीं, आपने सिर्फ स्केल एक बनाना है, मेजरेबल स्टेप्स बनाने। उन स्टेप्स को जब आप प्रैक्टिस में लेके आना शुरू कर देंगे, ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तो तब आप बेहतरी खुद ब खुद महसूस करना शुरू कर देंगे। हम जो अपने पेशेंट्स के साथ एंगर मैनेजमेंट की रेजोल्यूशन थेरेपी पूरी डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उसमें 7 स्टेप्स हम उसको बताते हैं। और 7 स्टेप्स 3 मंथ्स के लिए होते हैं। उसमें फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप आइडेंटिफाई करो, सेकंड स्टेप ये होता है कि आप प्रॉपरली उन चीज़ों के अंदर लर्न करो खुद को। हमारा मसला ये है कि वी आर नॉट एनालाइजिंग आवरसेल्फ, हम अपना कैथारसिस नहीं करते, हम खुद को नहीं जांचते, हम हमेशा उंगली दूसरे की तरफ रखते हैं, जो कि असल मुद्दा बनता है और फ्रस्ट्रेशन का भी बायस बनता है और हमें एंजाइटी की तरफ लेके जाता है। और हम देखेंगे हम बेसुकूनी की कैफियत में इसीलिए भी रहते हैं कि हम हमेशा काउंट नहीं करते अपनी ब्लेसिंग्स को। ये मैं पहले भी ब्रेक के दौरान भी, तो ट्राई टू काउंट योर ब्लेसिंग जो अल्लाह पाक ने आपको अता किया है। ये भी उन 7 स्टेप्स में? हाँ, ये उसमें ये बेसिकली ये होता है जेनरोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि आप मोतदल अंदाज में अपनी जो खुदा ताला ने आपको अता किया उनको काउंट करें, ताकि आप कम से कम उस स्टेज पे तो आए जो उन लोग, हम हमेशा ऊपर वाले लोग को देख रहे होते हैं कि उसके पास ये जो आपसे नीचे है, जो आपसे थोड़ा सा जिनके पास वो ब्लेसिंग नहीं है, उनको भी काउंट करें। उनकी तरफ जब आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद अपना वो जो गुस्से की कैफियत है कम होना शुरू हो जाएगी और आपको लगेगा कि नहीं इतना ज़्यादा कोई मेरे हाथों से गया केस नहीं है, ये मैनेज हो सकता है, अभी भी कंट्रोल किया जा हो सकती है चीज़ें। खुद को समझे, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जितने भी, चलो बच्चों को तो आपने समझाना है, उनको लाए, बहुत अच्छी बात आपने की, खुद को समझें। खुद को समझना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, अपने तमाम गेस्ट से जानेंगे। एक ब्रेक के जाने पड़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सच सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद। गुस्से और फौरी रद्द अमल की वजूहात जान रहे हैं और माशरती अमन व अमान को कायम रखने के लिए कितना ज़रूरी है कि हम गुस्से पर काबू पाना सीखें, हम अपने रद्द अमल को कंट्रोल करना सीखें। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने तीनों मेहमानों से सोल्यूशंस और सजेशंस जानेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कौन से टिप्स हैं, वो कौन से सोल्यूशंस हैं जिन पर हमने अमल दरामद करना है। चाहे हम यूथ हैं, चाहे हम मेच्योर लोग हैं या हम इस मुल्क के बुज़ुर्ग हैं, हमने तमाम तरबियत का जो है वो एक ऐसा पैटर्न डेवलप करना है हमारी आने वाली नस्लें भी ये ना कहती हुई नज़र आए कि हम जज्बाती कौम है, हम गुस्से वाली कौम है, जो कि आजकल हम देखते हैं ज़ीशान कि बहुत प्राउडली हम कह रहे होते हैं हमें तो बहुत गुस्सा आता है, हम जज्बाती कौम है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये लोगो या ये टैग लेके अपने साथ चलना है। हमें तो ये कहना चाहिए कि हम एक महज़िब कौम है, हम तरक्की याफ्ता कौम है, हम जो है वो तरक्की करना चाहते हैं, हम तहजीब याफ्ता हैं। हम ये तो बहुत दूर छोड़ आए हैं, हम ये कहते दिखाई देते हैं हमें तो बहुत गुस्सा आता है, हम गुस्से से दूसरों को दबा लेते हैं। ये क्या सिनेरियो है, ये क्यों ट्रेंड चलता चला जा रहा है? ऐसा है बिकॉज हमारे यहाँ लाइक वार मॉन्गरिंग बहुत ज़्यादा है कि वो जज्बा और तमाम तर चीज़ों को जो है वो मिक्स करके हमें एक एग्रेशन सिखाया जाता है बचपन से। बट बिफोर दैट कि मैं इसके ऊपर आऊँ, हमारे मौजूद स्कॉलर ने एक बड़ी खूबसूरत रेफरेंस की तरफ हवाला दिया था। उन्होंने एक मौजूद शख्सियत, वो सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम थे, और उनका ये जुमला था कि अगर अब मैं तुम्हें कुछ कहूँगा तो मेरी तुम्हारी ज़ाती जंग हो जाएगी। और इसके साथ मैं ये लाइन ज़रूर ऐड कर दूँ कि मैंने आला सतह की जो दुनियावी तालीम होती है वो भी, लेकिन अगर आप एंगर मैनेजमेंट को हकीकतन समझना चाहते हैं तो सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पढ़ें, वो बेहतरीन है। खैर, बैक टू द क्वेश्चन कि हमारे यहाँ एग्रेशन इतना ज़्यादा क्यों है, वो इसलिए है कि हमें ऐसा लगता है कि लाइमलाइट में आने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल
بہت سارے بالرز جو ہیں وہ بہت اچھے تھے، فاسٹ تھے، لیکن شعیب اختر میں کچھ زیادہ پسند تھے. اس کی ریزن تھی کہ ایگریشن تھا ان کے اندر، وہ آتے تھے گھورتے تھے بالر کو. تو ہم نے اس کو تھوڑا سا ہیروئکس کا بھی شکار بنا دیا ہے، اس میں سے لگا دیا ہے. تو ایک حد تک تو یہ اچھا بھی ہے، بہتر بھی لگتا ہے، آپ کی پرسنالٹی میں جچتا بھی ہے. مطلب غصہ نہ ہو یا تھوڑا سا ایگریشن ہو تو مزہ نہیں آتا پرسنالٹی کا، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ باقی سارے ایموشنز کو بھی اوور کم کر رہے ہیں. مطلب جہاں پر آپ نے آرام سے بات کرنی وہاں پر بھی آپ غصے سے بات کر رہے ہو. تو اگین بات وہی آ جاتی ہے جیسے میم بھی کر رہی تھی کہ آپ کو اگر اپنے ایموشنز پر کنٹرول ہے تو چیزیں بہت مزیدار ہو جاتی ہیں آپ کے لیے. لیکن یہ کنٹرول کرنا سیکھیں کیسے؟ ہم نہیں کنٹرول کر پاتے، بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم وہاں پہ ریئیکشن شو نہ کرتے تو وہ تمام تر فیصلے ہمارے حق میں ہو جاتے. میم سے اپوائنٹمنٹ لے لیں. بالکل ہم ان سے تو لیں گے، لیکن بینگ اے یوتھ مینجمنٹ کے ہم کس طرح سے اس کو بہتر بنائیں. ہمیں یوتھ کو گائیڈ کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں کہ بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑ دینا ہے کہ بس ٹھیک ہے کر رہے ہیں تو کرنے دو. ہمارا تو یہ زاویہ ہی یہی ہے کہ ہم نے غصے سے بات منوانی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک چیز ایسی کر سکتے ہیں جس سے ایگریشن بھی کنٹرول ہو جائے گا اور جو یوتھ ہیں وہ تھوڑا سا سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھیں گے. وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی محفل میں جائیں جو سب سے بڑا عمر کا شخص ہو وہ کہے کہ جی پہلے جو سب سے چھوٹی عمر کا بچہ ہے وہ بات کرے، پہلے ہم اس کو سنیں گے. کیونکہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ میں اکثر جب کانفرنسز وغیرہ پہ جاتا ہوں تو جب بچے سوال کرتے ہیں ابھی سوال ختم نہیں ہوتا، جو اسپیکر ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. اس کا سوال سن تو لیں کہ وہ کیا رہا ہے. اور ہمارے ہاں موسٹلی ہم تب سننا پسند کرتے ہیں جب ہم نے اپنی بات کہہ دی ہو. حالانکہ اگر آپ اچھے اسپیکر بننا چاہتے ہیں تو آپ سنیں. جتنا زیادہ اچھا آپ سنیں گے اتنے اچھے اسپیکر آپ بن سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی بہت اچھی بات ہے، لیکن عثمان صاحب یہ پریکٹس بہت کم دکھائی دیتی ہے کیونکہ ہمیں تو اپنی بات کہنی ہے. شاید ہماری سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں ہمیں اسپیس ملی ہے، یہاں فوراً سے ریئیکشن بھی شو کر دو، غصہ بھی کر دو، اپنی بات بھی کہہ دو، بس اپنی رائے بھی دے دو کہ یہی حتمی فیصلہ ہے. جس سوال جو آپ نے کیا جو اس کا جواب آپ چاہ رہی تھی، میں اس کو اس طرح سے دینا چاہوں گا کہ غصہ آپ کو نیچرلی آنا ہے سوسائٹی میں. فار ایگزامپل آپ کسی بھی کام کے لیے کہیں جاتے ہیں، آپ اپنی یونیورسٹی کو لے لیں، آپ کسی پبلک آفس کو لے لیں، کوئی پولیس اسٹیشن لے لیں، کہیں پہ بھی آپ کا پبلک انٹریکشن ہوتا ہے تو نیچرلی ایسے سرکمسٹانسز بن جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیر از ڈفرینس بٹوین ٹو تھنگس. ایک ہے غصہ اور ایک ہے آپ کا جائز احتجاج کا حق کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی. فار ایگزامپل سم ون آسکڈ یو فار اے برائب، کسی نے آپ سے کوئی رشوت مانگی یا کوئی زیادتی کرنے کی آپ کے ساتھ کوشش کی، تو وہاں پہ آپ کا پروٹیسٹ کرنا بالکل جائز ہے اور وہ غصے کے زمرے میں نہیں آتا. اب طریقہ کار کیا ہے؟ یا تو آپ اسی وقت اس انسان کا سر پھاڑ دیں، ٹھیک ہے، دیٹ از اے رانگ وے. اس نے ایک کام غلط کیا، آپ نے بھی غلط کر دیا، وہ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے گڈ، جو انگلش میں ایک کہاوت ہے کہ دو غلطیاں ایک چیز کو صحیح نہیں کر سکتی. سو طریقہ کار کیا جو آپ چاہ رہی تھی سننا کہ ہم اس کو ٹھیک کیسے کریں. میرے نزدیک اگر آپ کے ساتھ کہیں بھی کوئی زیادتی ہو، آپ وقتی طور پہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور خاموش ہو جائیں. سوچ کر رد عمل دینا، دس از ون سولوشن میرے نزدیک، جس سے آپ اپنے غصے کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، ایک بیڈ انوائرمنٹ کو بھی اوائڈ کر سکتے ہیں اور اپنا پرابلم بھی سالو کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، آپ وقتی طور پہ خاموش ہو جائیں، آپ چپ کر کے گھر واپس آ جائیں. یو تھنک اوور اٹ، آپ سوچیں کہ یہ حالات ایسے کیوں بنے، اس انسان کی وجہ سے بنے یا میری طرف سے کوئی غلطی تھی. اچھا، اس کے پیچھے بھی ایک چھوٹی سی سوچ ہے کہ اگر میں یہاں چپ کر گیا تو لگے گا کہ شاید میں کمزور ہوں. ہاں، اب یہ بھی حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہاں پہ ایسے حالات ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ فوری غصہ کرنے سے یہ چیز یہیں پہ سالو ہو سکتی ہے، تو آپ ضرور ایک حد تک اس کو یوٹیلائز کریں سچویشن کو، اس کو سچویشن کو چینج کرنے کی کوشش کریں. بٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہاں پہ بے بس ہیں، آپ ابھی وقتی طور پہ اس سچویشن کو نہیں ہینڈل کر سکتے، تو آپ واپس آئیں، آپ اس کو سوچیں اور اس کے بعد اتنے اسٹرانگ اور اتنے طاقتور اور اتنے مضبوط اور ایک حکمت عملی کے ساتھ اس سچویشن کے اندر واپس آئیں کہ اگلے انسان کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ انسان کوئی کمزور نہیں. اس طرح آپ کا کانفیڈنس بھی بحال ہوگا اور آپ کا پرابلم بھی سالو ہو جائے گا. بالکل، اور یہی بہترین سجیشنز ہیں جن کو ڈسکس کرنا ہم چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی سوسائٹی میں بہتری لا سکیں. صوبیہ، آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی دونوں ٹاپکس کو جب ہم مرج کرتے ہیں کہ ہم نے گفتگو بھی کرنی ہے، اپنے غصے کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور رد عمل فوری طور پہ نہ دیں، تھوڑا سا سوچ لیں پھر اس کے بعد رد عمل. بہت امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ہے کہ غصے کو مینیج کرنے کے لیے میں ایک چیز یہاں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کی فزیکل ایکسرسائزز بہت کم ہیں. آپ کا سسٹم یوز بہت زیادہ ہے، ریز ہیں، الیکٹرانکس ہیں، سب کے سب آپ کے جو ہیومن بینگ کی اپنی کیپیسٹی اور اورا جسے کہا جاتا ہے نا، وہ اس طرح سے زیوم نہیں کر پا رہا اور کنزیوم نہیں کر پا رہا، آپ نکال نہیں پا رہے ہو. ہیومن بینگ کے اسپیشلی پاؤں کے نیچے نا ریفلیکسز لگے ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ نے ہر نوٹس کے ساتھ آپ کے
जिसे फुट रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं, हमने वॉक छोड़ दी है, हम एक जगह मंजबंद होकर बैठ गए हैं और वो जो कैफियत वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं वो कैथारसिस उस तरह से हो नहीं रहा होता फिजिकल लेवल पे। तो हम हमेशा अपने ट्रीटमेंट में हम कहते हैं कि बायो फिजिकल साइको सोशल मॉडल बिल्डअप करें जिसके थ्रू आपको मैनेजमेंट स्किल्स आ जाएं, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन की स्किल हैं, चाहे वो आपके इमोशंस को मैनेज करने की, चाहे वो आपके घर के कामकाज जो भी चीज़ों की है। तो शामिल करें, फिजिकल एक्सरसाइजेज अपनी लाइफ में शामिल ज़रूर करें, वो आपकी गुस्से की कैफियत को बहुत बेहतर तौर पे मैनेज करने के लिए हेल्प करेंगी। सेकंड चीज़ में आप बातचीत के अमल के अंदर एक्यूरेट पर्सन से बात करें, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। हर किसी से बात जो अपना मसला लेके जाएंगे तो वो मसला उलझता चला जाएगा, उस पर आपको डरा दिया जाएगा, फोबिक कंडीशन में चले जाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि आप खुद को समझें, सेल्फ एनालिसिस के अंदर बहुत जाना ज़रूरी होता है। यूथ के लिए स्पेशली ये मैसेज है कि हम हर तरह के आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, हम रिसर्चेस को नहीं पढ़ते। असल में जो अंडरलाइन फैक्टर है ना, उनको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, लोगों का पर्सपेक्टिव, रिसर्चर्स का पर्सपेक्टिव जाने, वो तो जानने के तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे बातचीत के अमल को भी और गुस्से को मैनेज करने के लिए। खूबसूरत पैगाम ज़ीशान, आप एक टिप भी सजेस्ट करेंगे गुस्से को कंट्रोल करने के वाले से और फिर अपना मैसेज भी देंगे। वेल पहला जो हमारा टॉपिक था उस पर तो ये है कि अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो सुने। जब आप दूसरे को सुनेंगे ऑटोमेटिकली आप अच्छा बोलेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, जहाँ तक एंगर मैनेजमेंट की बात है या एंगर की बात है, तो इसको यूँ ले लीजिए कि गुस्सा अगर आपके अंदर है तो एक बहुत ही कीमती मोती है, और अगर वो आपने कहीं बाहर रख दिया उसको तो बस फिर वो 1 रुपए का भी नहीं है। खूबसूरत बात। और लास्ट में मैसेज बस यही है कि लिव लाइक अली डाई लाइक हुसैन। बहुत खूबसूरत बात। जी उस्मान साहब, आप क्या सजेशन देंगे, एक टिप भी सजेस्ट करेंगे कि फौरी रिएक्शन को हमने कंट्रोल करना है और अपना मैसेज भी देंगे? जी मैं लास्ट टिप यही दूंगा कि अगर आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस करें तो आपको ये दाएं बाएं की चीज़ें बहुत मामूली सी नज़र आती हैं, यकीनन, ठीक है। अगर आप फोकस करें कि मुझे ज़िंदगी में ये चीज़ अचीव करनी है, मैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ में बात कर रहा हूं। अगर आपने अपने गोल सेट किए हैं कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है और इस स्टेज पे पहुंचना, फिर अगर आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई चीज़ इरिटेट करे, कोई इंसान इरिटेट करे, कोई इवेंट इरिटेट करे, आप उससे परेशान ना हो, उसको लेट गो करें और उसको रिजॉल्व करें, चाहे आपको एक कदम पीछे हटाना पड़े या एक कदम आगे करना पड़े, बिल्कुल आप उसको रिजॉल्व करें और फोकस अपना गोल पे रखें, ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करें। बहुत खूबसूरत बात। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसमें हमने गुफ्तगू को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, मसाइल का हल तलाश करना है तो बाहमी गुफ्तगू और तबादला ख्याल को हमने प्रमोट करना है, स्ट्रेंथन करना है, गुफ्तगू के आदाब भी जाने कि किस तरीके से हम दूसरों को अपनी बात का जो है वो कायल कर सकते हैं कि हमारी बात जो है, हमारी जो राय है, इसको भी माना जा सकता है और दूसरों की राय का भी हमने एहतराम करना है। यही पैगाम है, अपने गुस्से को कंट्रोल करें और अपने रिएक्शंस को भी कंट्रोल करना सीखें ताकि हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।